हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। और मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहाँ पे फिर 22 फरवरी के लिए करा गए सबसे बेहद वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाले में हम लोग जो ये सीरीज चला रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट टॉपिक का, ये ऐसे ही चलता रहेगा 22 फरवरी तक। आपको ज्वाइन करना है भाई साहब। मैं आपको इंपॉर्टेंट पेपर के साथ साथ फुल पेपर सोल्यूशन देता हूँ, आपको पता ही है। कॉपी राइटिंग भी दे रहे हैं भाई साहब, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी क्लियर करवा रहे हैं। और आज मैं लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, इस वीडियो के द्वारा आपको पता है कितने नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। इस वीडियो में आपको ये 40 नंबर आपको मैं करवाऊंगा। कितना? 40 नंबर मैं करवाऊंगा। अरे सर, करवाने क्या क्या वाले हैं वो तो थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव में करवाऊंगा, गद्यांश करवाऊंगा, पद्यांश करवाऊंगा, और हिंदी का व्याकरण जैसे मुहावरे शब्द युग्म में एक मतलब कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, और शुद्ध अशुद्ध, ठीक है ना। तो ये सब मैं आपको व्याकरण हिंदी का, संस्कृत का छोड़ के हिंदी व्याकरण और बहुविकल्पी गद्यांश पद्यांश ये मैं करवाने वाला हूँ, जहां से आपके 40 नंबर बिल्कुल श्योर पक्का होने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो कि आपके पेपर में क्या हो रहे हैं भाई साहब, रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। और ये एसएल बोर्ड एग्जाम 2024 का जो 22 फरवरी का पेपर है भाई साहब, उसके लिए एकदम एकदम जहरीले वाले प्रश्न है। एकदम तैयार करके एकदम चपुआ वाले प्रश्नों को जाइएगा। उसके बाद देखिए भाई, भर भर के नंबर आएंगे। फिर मत बोलिएगा गुरुजी नंबर नहीं आए मेरा। नंबर तो छपेगा भाई साहब, इस बार नंबर तो छपेगा, तोड़ के नंबर छपेगा आपके बोर्ड में। तो ये आपका क्लास 12 का है, क्लास 12 का हिंदी का है। और जितने भी हिंदी वाले बच्चे हैं सभी लोग वीडियो को वॉच करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं सर, आपको तो कोई दिक्कत नहीं। अरे हमें क्यों सर, हम तो आपके लिए बैठे हैं यहाँ पे, हमें कोई दिक्कत होगी क्या? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं भाई साहब? बहुविकल्पी को देखते हैं। क्या है सर? ऑब्जेक्टिव। चलिए, पहला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है सर। बाण भट्ट की जो आत्मकथा है, इसके लेखक का सारा आप नाम बताइए। तो जो बाण भट्ट की आत्मकथा के सर लेखक है, यह कौन है? देखिएगा, जो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं वह है भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वासुदेव अग्रवाल किसके लेखक हैं? यही पे याद रखिएगा, पृथ्वी पुत्र के। पृथ्वी पुत्र के। और राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक कौन है? वासुदेव अग्रवाल है। लेकिन बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद सर द्विवेदी है। छाप लीजिए। हाँ, इस फरवरी की हिंदी में आया तो एकदम तोड़ देना है गुरुजी। छोड़ेंगे नहीं गुरुजी, इस बार तो छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए देखिए, मैं आपका हर एक विषय करवा रहा हूँ, हिंदी, बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आपका कमेंट था ना कि गुरुजी आप हिंदी की ज्यादा पढ़ाए, तो इसीलिए मैं बायोलॉजी भर लेकर आ गया हूँ भाई। आपके लिए केमिस्ट्री भी लेकर आ गया हूँ। हिंदी तो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश भी करवा दे रहे हैं। अगला यहाँ पे वाला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? जो शिक्षा का उद्देश्य है, इस निबंध के लेखक का आपको नाम बताना है। तो शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक है संपूर्णानंद। कौन है सर जी? संपूर्णानंद। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सर? संपूर्णानंद हो जाएगा। संपूर्णानंद सर इसका आंसर हो जाएगा। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है सर जी, इस निबंध, इस यह जो निबंध है, इसके लेखक कौन है सर? संपूर्णानंद है सर। कौन है सर? संपूर्णानंद है। अगला यहाँ पे सर प्रश्न है, अगला सर यहाँ पे प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं। जो कवि वचन सुधा है, इसके सर पत्रिका के संपादक कौन है? आप छापिए ना पेपर में। पेपर में आएगा तो आपको छापना तो पड़ेगा ना यार 22 फरवरी को। अगर आपने टारगेट ही बना लिया है सर हिंदी में 95 का, तो 95 की आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। अब आपके पास लास्ट डे है, अब ये लास्ट डे में तो भाई साहब 95 तो फोड़ना है ना। कुछ भी हो जाए सब 95 तो फोड़ना है हमें। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है भाई साहब? भारतेंदु हरिश्चंद्र है सर। अब हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया गया था, ये कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। तो कौन है भाई साहब? भारतेंदु सर। भारतेंदु सर हरिश्चंद्र हैं, हरिश्चंद्र हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी सर रचना है? तो अशोक का फूल। अशोक के फूल। अशोक के फूल के लेखक कौन है सर जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से गद्यांश उठता है भाई साहब, एकदम जहर वाला है, तैयार कर लीजिएगा। बाद में मत बताए गुरुजी नहीं है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे भाई? कर लो यार, कर लो। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू कर लीजिए यार। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है सर? चंद्रगुप्त जो नाटक है सर, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त क्या है सर? एक नाटक है। इसके लेखक सर जयशंकर प्रसाद है। हमारे कौन है सर? जयशंकर प्रसाद है। तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है सर जी? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर
प्रसाद है। अब जब आपको याद रहेगा भाई साहब जो प्रमुख रचनाएं हैं, तभी आपको बहुविकल्पी करना आएगा। अगर आप जीवन परिचय याद ही नहीं किए हैं, उसके साथ साथ उनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कृतियां आप याद ही नहीं किए, रटे ही नहीं है, तो कैसे करोगे? इसीलिए जब जीवन परिचय पढ़िए तो उनके साथ साथ उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसको रट डालिए। हाँ, इससे क्या रहेगा, आपका याद हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। अगला यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न देखिए क्या है। रानी केतकी की कहानी, सब रानी केतकी की कहानी है, इसके सर लेखक का क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो रानी केतकी कहानी के जो लेखक सर जी इंसा अल्लाह खां है। कौन सर जी? इंसा अल्लाह खां है। क्या है सर जी? इंसा अल्लाह खां है सर। रानी केतकी कहानी के सर लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां है सर। छाप लीजिए, पेपर में आएगा, छाप दीजिएगा। बाद में मत बोलिएगा गुरुजी आया ही नहीं पेपर, मेरे क्यों नहीं आएगा यार। आप जब पढ़े रहेंगे, जितनी मैं वीडियो ला रहा हूँ डेली आप बस पढ़िए और कुछ मत करिए, आराम से खोल कर मोबाइल को देखिए। अब ये नहीं कि नीचे आ गए भैया, हाँ एकदम तो रील्स देखना शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं करने का यार, ऐसा नहीं करने का, नहीं फिर बर्बाद हो जाओगे, फिर मुझसे मत बोलना। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है सर? विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास है। कौन है भाई? तुलसीदास। जो सर तुलसीदास है ये किसके लेखक सर? ये विनय पत्रिका के सर जी रचनाकार है। तो विनय पत्रिका के रचनाकार का नाम क्या सर? तुलसीदास है। पेपर में छाप लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है सर? जो कामायनी है सर यह किस युग की रचना है? पेपर में आएगा तो सर हम क्या लिखेंगे? छायावादी युग की। भाई साहब एकदम जहर वाला प्रश्न है। किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। छायावादी युग की रचना है। तो ये किस युग की रचना है कामायनी? छायावादी युग की रचना है। जो कामायनी है सर ये किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। एकदम पेपर में आने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। अगर आएगा तो आप लोग छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा पेपर में छाप दीजिएगा भाई साहब। ये सब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले प्रश्नों की क्या है, श्रृंखला है। बाद में मत बोलिएगा कि गुरुजी नहीं आया, बाद में मत बोलिए गुरुजी नहीं आएगा। निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर काल के कवि हैं। सर छायावाद उत्तर काल के सर कवि कौन है? सर छायावाद उत्तर काल के कवि का सर आप नाम लिखिए ना। छायावाद उत्तर काल के कवि कौन है सर? तो सर जी यहाँ पे है मैथिली शरण गुप्त है सर। अरे गुरुजी ये कौन से हैं? तो सर ये जो मैथिली शरण गुप्त भाई साहब है, मैथिली शरण गुप्त भाई साहब है, ये किस युग के लेखक है? तो मैथिली शरण गुप्त भाई साहब छायावाद उत्तर काल के कवि हैं। छायावाद उत्तर काल के कवि का नाम क्या है सर जी? मैथिली शरण गुप्त है सर जी। पेपर में आएगा छापेंगे और कुछ नहीं करना है सर। पेपर में आएगा छापेंगे और कुछ भी नहीं करना है। अगला प्रश्न भाई साहब है, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा गया? यानी कि हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा काल आया जिसे हम लोग श्रृंगार काल का नाम दिए? तो हिंदी साहित्य के किस काल को सर श्रृंगार काल का नाम दिए सर? रीतिकाल को सर। किसको? रीतिकाल। जो सर अपना रीतिकाल था, जो सर अपना रीतिकाल था, इसको हम लोग श्रृंगार काल कहा। किसने कहा भाई साहब, किसने कहा? किसने कहा ये तो बताइए, किसने कहा? किसको? रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला प्रश्न है भाई साहब एकदम जहर वाला प्रश्न है, बाद में मत बोलना गुरुजी नहीं आया। मोहन राकेश, देखिए यहाँ पे मोहन राकेश रचनाकार है। इस युग के मोहन राकेश रचनाकार हैं। किस युग के रचनाकार हैं? तो ये है शुक्ल युग के। सर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? शुक्ल युग हो जाएगा सर। शुक्ल युग की सर, शुक्ल युग की। शुक्ल युग के कौन सा रचनाकार है सर? मोहन राकेश रचनाकार है। एकदम बहुत प्यारा सा प्रश्न है भाई साहब, बहुत प्यारा सा, एकदम आने वाला पेपर में प्रश्न है। उसके बाद ये भाई साहब गद्यांश है, 10 अंकों का आपके पेपर में आएगा। 10 अंकों का सोचिए, 10 अंकों का मतलब समझ रहे हैं? 10 अंकों का मतलब समझ रहे हैं? कितने नंबर हुआ? एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको अप कर देते हैं, ठीक ना? तो आपको दिखाई देगा, अब आपको दिखाई दे देगा ऊपर तक। दिखाई दे रहा है प्रश्न? बिल्कुल सर ऊपर तक दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे क्या है आपका? एक गद्यांश है। अब ये गद्यांश है क्या सर? ये बता दीजिए। ये गद्यांश आपके पेपर में 10 अंकों का आएगा। आप कभी भी गद्यांश को करना सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम इसमें नहीं बर्बाद होगा ना, आपको रट के जाना है। मैं आपको ट्रिक से पूरा यहीं पे अप्रोच पे सॉल्व करवा दूंगा। आई प्रॉमिस यू 10 नंबर एकदम जेब में अभी डाल के तुरंत भेजेंगे, ठीक है ना? कैसे करना है ध्यान देना, रटना नहीं है, याद मत करो, पढ़ो ही मत।
बस ध्यान दे दो, ट्रिक ट्रिक से पूरे इसी से क्वेश्चन से आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को क्या किया सर, सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना क्या है सर जी, आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने वाले अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भाग के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में तिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, और वे क्या हो जाते भाई साहब, अनमोल हो जाते। क्या हो जाते भाई साहब, अनमोल हो जाते हैं। अब ये आपके सामने क्या है, गद्यांश। क्या है, गद्यांश। अब इस गद्यांश भाई साहब आगे 5 प्रश्न बनेंगे। सर कितने बनेंगे, 5। 2 नंबर का टोटल कितना सर, 10 नंबर का सर हमारा यहां से प्रश्न बनेगा। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, इसको उत्तर अभी ये उत्तर छोड़ दीजिए भाई, अभी ये उत्तर छोड़ दीजिए, मैं आपको ये उत्तर छोड़वा दे रहा हूं। अब सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप खुद देंगे आंसर, आप खुद देंगे आंसर, आप देख लीजिएगा। अमूल्य निधियां कहां भरी हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, अमूल्य निधियां सर कहां भरी हुई हैं, आप बताइए। अमूल्य निधियां सर कहां भरी है, अमूल्य निधियां कहां भरी है। अब इस गद्यांश में आपको क्या ढूंढना है, अमूल्य निधियां शब्द ढूंढना है और भरी, बस काम खत्म हुआ। सर अमूल्य निधियां, सर जी अमूल्य निधियां यहाँ पे लिखा हुआ है सर, अमूल्य निधियां भरी है, कहां भरी है, खत्म सर यहाँ पे हो रहा है, जिधर खत्म हो रहा है उधर से मार दो एरो शुरू होने की तरफ, ठीक है ना। खत्म जहां पे हो रहा है, इस एरो का इस लास्ट कर दीजिएगा, एरो यहां पर खत्म होता है ना, जहां खत्म, शुरू कहां से हो रहा है सर, इधर से हो रहा है। धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी है, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी है, दिस इज राइट आंसर। और देखिए यही इसका यहाँ पे आंसर लिखा गया है कि लेखक के अनुसार, भाई साहब लेखक के अनुसार हमारी धरती के गर्भ में अमूल्य निधियां भरी पड़ी है। क्या है, अमूल्य निधियां भरी हुई है। मैं इसीलिए कहता हूं कि आपको जबरदस्त तरीके से मैं ट्रिक बताता हूं यहाँ पे, ताकि आप नंबर गेन करो यार। आपको रटवाना नहीं है, हमारा काम रटवाना नहीं है, आपको अच्छा नंबर गेन करवाना है। आपका अच्छा नंबर तभी आएगा जब आप अपने दिमाग को एकदम 100% यूज करोगे। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क चक्कर में क्यों पड़े भाई, रट पूरी दुनिया रही है। अब आप भी रटना शुरू कर देंगे तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रहा ना, तो आप रटिए मत, दिमाग लगाइए और दिमाग का सही उपयोग करके भाई साहब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। अब जहां पे वसुंधरा शब्द रहेगा वही ढूंढिएगा। इसमें पूरे गद्यांश में वसुंधरा कहाँ दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पे वसुंधरा दिखाई दे रहा है सर, वसुंधरा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कहलाती है। तो वहां पे पूछा था कि वसुंधरा, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। अब यहाँ शुरू हो रहा है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। यानी जो हमारी धरती माता है, इसमें अनेक प्रकार की अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। सोना है, चांदी है, पेट्रोलियम है, खनिज पदार्थ है, लवण है, इत्यादि तो धरती ही में ही पाया जाता है ना, वही है मूल्य निधियां, इसीलिए वह वसुंधरा कहलाती हैं। बस बस और कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे यही तो लिखेंगे ना, पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने अंदर धारण की हुई है, यानी कि अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं। कहां पर, पृथ्वी माता के अंदर। अगला यहाँ पे प्रश्न भाई साहब, तीसरा वाला, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। अब जहां पे पृथ्वी की देह आएगा और सजाया शब्द आएगा, वही लाइन इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की देह को किसने सजाया, देखिए यहाँ पे देखिए, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है भाई साहब, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, पृथ्वी की देह को सजाया है, खत्म यहाँ पे हो रहा है। अब शुरू कहां से हो रहा है, देखिए यहाँ पे, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। आप बताइए, आपने याद किया, रटा क्या, मैं आंसर लाया क्या, नहीं ना, सारा आंसर आपको इसी छपे छपाए गद्यांश में मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं आपको यूनिक बताऊंगा यार, चौचक बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो भाई, अभी आपके पास टाइम है 22 फरवरी का, ठीक है ना, कल्याण हो जाएगा। इतने पेपर जो ला रहे हैं ना, सब आप एकदम घोल कर पी डालिए, उसके बाद देखिएगा मजा आ जाएगा। तो पृथ्वी की देह को पहाड़ों से बहने वाली नदियों
और साथ ही नदियों के साथ साथ बहाकर लाने वाली उपजाऊ मिट्टी और धरती पर उगने वाले सुंदर वृक्ष, ये सभी वस्तुएं धरती को सजाया और क्या है, समारा है। ठीक है ना। उसके बाद सर यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, सर इसको देखकर तो हमारा सर दर्द हो रहा है। अरे यार क्यों सर दर्द हो रहा है, क्यों सर दर्द हो रहा है, आप बताइए। इसमें कोई, जिसमें दम नहीं है उसी में आप परेशान हो रहे हैं। जिसमें मैं कहता हूं आपको बिना दिमाग लगाए हुए 2 नंबर मिलेगा, उसमें आप परेशान हो रहे हो। आप नवौ लिखेंगे, केवल यही उतार देंगे, तब भी आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। थोड़ा बना के लिख देंगे तो 2 नंबर। कुछ करना नहीं रहता। स्टोरी में आपको बताता हूँ ना, पिंकी ने रिंकी को मार दिया और आपने मतलब थोड़ा सा मारा था, और वो भी बोले थे मरबो कर, बस इतने ही बोले थे। अब आप गए, गुरु जी बताए थे, गुरु जी पिंकी रिंकी मार झगड़ा उगड़ा मार एकदम पटाख के एकदम, गुरु जी एकदम एकदम दहशत में आ गए। बच्चे वहां की दहशत दिखती, मतलब कि हाँ कुछ नहीं, लेकिन आपने दहशत फैला दी भाई। हाँ, तो बस यही है, यही क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। दम कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे एकदम दहशत में आ गए भाई साहब, दहशत में एकदम आ जाते हैं। तो देन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए यहाँ पे है क्या भाई साहब, लेखक कहते हैं कि जब इन पत्थरों को कुशल कारीगर काट कर उसमें विभिन्न प्रकार की उभार देकर किसी कृति की रचना करते हैं, तो उसका प्रत्येक कटाव नए सौंदर्य का परिभाषा करता है, और इस सौंदर्य के कारण वह अनगढ़ पत्थर क्या हो जाते हैं, बहुमूल्य बन जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास धन नहीं है, आप बहुत ही गरीब हैं, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कल को आप बहुत बड़े लेवल के अधिकारी बन जा रहे हैं, तो लोग ये नहीं देखेंगे कि भाई साहब आप क्या थे, ये देखेंगे क्या है। उसी प्रकार एक पत्थर फेंका हुआ है, ठीक है ना, उस पत्थर को अगर लाकर गढ़ दिया जाए तो उसकी पूजा होने लगेगी। और वही पत्थर गढ़ा नहीं है और उसको आप लाकर रख दीजिए, तो उस पे लोग फोड़ने का काम करेंगे, किसका, नारियल फोड़ने का काम करेंगे। तो आप जब तक चोट नहीं खाएंगे, चोट नहीं सहेंगे, तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। आपको क्या लगता है कि आपको ये है कि नहीं हम हमेशा जीवन में सुखी रहे, हाँ तभी बहुत ही सही रहेगा? नहीं, आपके ऊपर जब तक दुख नहीं आएगा, जब तक आप किस चीज को देखोगे नहीं, झेलोगे नहीं, तब तक आप भाई साहब एक अच्छे व्यक्ति बन ही नहीं पाएंगे। आपको लड़ना तो पड़ेगा भाई, जब तक आपके ऊपर दर्द नहीं दिया जाएगा तब तक आप सही पत्थर नहीं बन पाएंगे। वही सोचो कि वही पत्थर जिसकी आज पूजा होती है, अगर वो छीनी हथौड़ी की मार से अगर डर गया होता, तो क्या उसकी पत्थर की पूजा होती? आज उसको भगवान मानते हैं। लेकिन कुछ पत्थर देखेंगे तो फेंके पड़े रहते हैं, उस पर लात मारते हैं आते जाते, कहते हैं, ये फेंका हुआ है यहाँ पे, फेंक हटाओ। ऐसे तो लोग बोलते हैं ना। तो देन आपको क्या करना है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना है यार, अपने आप को लेके जाना है। देखिए भैया, अपने देश के प्रधानमंत्री जी भाई सब चाय बेचते थे, चाय बेचते थे, आप देखिए प्रधानमंत्री बने हैं। तो सोचिए वो चाय बेच कर प्रधानमंत्री बन गए हैं, और आप लोग इतना पढ़ पढ़ के नहीं बन पा रहे हैं कुछ भी, फिर भाई साहब बेकार है, दहशत में एकदम आ जाएंगे आप लोग फिर उसके बाद। लेकिन बाद में मत बोला गुरु जी नहीं बताया, रे करेजा, अब चाय बेच के प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं, और आप लोग बताओ इतना पढ़ पढ़ के कुछ नहीं कर पा रहे हो, बेइज्जती करवा रहे हो कुछ नहीं अपने माँ बाप की। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए वो प्रधानमंत्री क्यों है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया। अब उन्होंने जो सीखा है वही तो इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर उन्होंने देखा है गरीबी क्या होती है, तभी तो वो गरीबों का ध्यान देंगे। अब जो गरीबी देखा ही नहीं है, एसी में बैठा है, तो उसको क्या पड़ी है भाई साहब, गरीब है व्यक्ति कि अमीर है। तो इसीलिए अगर कोई झेल के बना हुआ है भाई साहब, अगर इन्होंने कमाया, अपने अपने उसको रास्ते को मेंटेन किया, तो वो दुख दर्द समझेंगे। इसीलिए तो भाई साहब बहुत कुछ फ्री में देते हैं, घर दे रहे हैं, सोलर पैनल भी सुने हैं दे रहे हैं सर, तो बहुत कुछ दे रहे हैं, आप लोग यूज यूज कीजिए सरकार। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे गद्यांश का शीर्षक और पाठ का नाम लिखना है, ठीक है ना, संदर्भ। तो देन आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या है, धरती। अगर यहाँ पे धरती शब्द आ रहा है, ठीक है ना, और क्या आ रहा है, पृथ्वी शब्द आ रहा है, और क्या आ रहा है सर जी, पृथ्वी शब्द आ रहा है। जब आपको बार बार पृथ्वी शब्द दिखाई दे, धरती माता की शब्द दिखाई दे, तो ये समझ लीजिए कहां से लिया गया है, रावा, राष्ट्र के स्वरूप से। और रावा राष्ट्र का स्वरूप, वहां मतलब वासुदेव सरग्रवाल। ठीक है भाई साहब, ट्रिक है एकदम, हाँ एकदम जहरीला ट्रिक है सर। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ सर यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश डॉक्टर वासुदेव सरग्रवाल द्वारा लिखित, कि कहां से लिया गया है भाई साहब, राष्ट्र के स्वरूप नामक निबंध से क्या है, उद्धृत है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा, राष्ट्र का स्वरूप है, निम्नलिखित में से राष्ट्र का स्वरूप है क्या भाई?
क्या है? राष्ट्र का स्वरूप क्या है? तो राष्ट्र का स्वरूप एक निबंध संग्रह है। राष्ट्र का स्वरूप क्या है? एक निबंध संग्रह है। ध्यान दीजिएगा, पेपर में आएगा तो छाप दीजिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे पद्यांश। सर पद्यांश कितने नंबर का आएगा? सर 10 नंबर का आपका पद्यांश सर यहाँ पे आने वाला है। कितने नंबर का आएगा? सर 10 नंबर का पद्यांश आएगा। एकदम खोल के पीना है सर। पद्यांश सर है क्या? अरे गुरुजी पद्यांश है क्या यहाँ पे? पद्यांश जो है आप देखिएगा, ये है नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलग मुक्की कांति को बढ़ाती है, सवस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है, साचे ढला सकल वह है दिव्य सौंदर्यशाली, सत सतपुष्पो सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े सजीले, लंबी बाहें कलम करसी शक्ति की पेटिका है। शक्ति की क्या भैया? पेटिका है। ये है। अब ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया पवन दूतिका वाले चैप्टर से। सबसे पहला प्रश्न, राधा राधा कृष्ण राधा पवन से कृष्ण को पहचानने के लिए क्या उपाय बताती हैं? तो यही उपाय बताती है। कौन सा उपाय बताती है? देखिए यहाँ पे, नीले फूले कलम करसी गात की श्यामलता है, प्यारा पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला। अब देखिएगा, अर्थात यहाँ पे कहती हैं कौन? राधा पवन से कहती हैं। क्या कहती भाई साहब? हे पवन, कृष्ण सांवले रंग के हैं और वे अपनी कमर पर पीला वस्त्र धारण किए रहते हैं, उनके माथे पर लटकती बालों की लट एक मुख उनके मुख की शोभा की वृद्धि करती है और सभी गुण आपको कृष्ण की ओर क्या करेगा भाई साहब? आकर्षित करेगा। अगला प्रश्न है, अलग और सकल शब्द का अर्थ क्या होता है? अलग का अर्थ होता है निराकार। क्या है? निराकार। और सकल का अर्थ क्या होता है भाई साहब? कुल होता है या फिर समस्त होता है। सकल मतलब क्या होता है? हाँ, कुल होता है। अब वो वाला सकल नहीं कि इनका सकल सही नहीं है, गंगाओं में ऐसे कह देते ना, कहती नहीं अरे गुरुजी कहथिन। अब हम क्या बताए गुरुजी, हम तो से ना बताओ। ठीक है गुरुजी, पढ़ाई पहले आप। कलम करसी में कौन सा अलंकार है? तो कलम करसी में भाई साहब उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए, मतलब कि उसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। कहां से कहां तक सर जी? दोनों कंधे वृषभ वर्ष से हैं बड़े सजीले, लंबी बाहें कलम करसी शक्ति की पेटिका है। अब इसको सर क्या करना है? बढ़ा चढ़ा के लिखना है। अर्थात लिखेंगे, राधिका कहती हैं कि हे पवन, कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ साण के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ है, उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की क्या है? पिटारी है। फिर है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, बस वही भैया। पाठ के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिओध, और चैप्टर का नाम क्या है? पवन दूतिका। बस दैट्स इट यार, और आपको कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद सर लोकोक्तियां और मुहावरे आएगा, दो दो नंबर का आएगा। इंपॉर्टेंट है गुरुजी। क्या लिखेंगे? 2 नंबर का, 2 नंबर का आएगा सर। क्या लिखेंगे? पहला है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात दोषी होने पर हेगड़ी दिखाना। वाक्य प्रयोग सर कैसे लिखेंगे? सांगे वाले ने खेत के स्वामी को कहा, यदि तुम मौजूद होते तो मेरा घोड़ा तुम्हारे खेत में कभी नहीं जाता। इसी पर खेत का स्वामी बोलता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात हमारे खेत में भाई साहब पहले तो आपने अपना घोड़ा हाँ भाई साहब भेजकर पूरा मेरी खेती बर्बाद कर दी, उसकी आप बात बोल रहे हैं कि आप अपनी खेत की सुरक्षा स्वयं करें। सावन सुखे न भादो हरे, हमेशा एक ही स्थिति में रहना। वाक्य प्रयोग, उसे अपने व्यवहार में लाभ हानि की तनिक भी चिंता नहीं है, उसका तो यह हाल है, सावन सूखे न भादो हरे, यानी जैसा कि तैसा रहना। तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना अर्थात छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। वाक्य प्रयोग, बहुत से मनुष्य जब तक किसी बात का तिल का ताड़ नहीं बना देते तब तक उनको चैन बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो इसे बोलते हैं ना तिल का ताड़ बनाना। अगला यहाँ पे प्रश्न है चौथा वाला, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए, अर्थात जैसा किया है वैसा ही पाएंगे। वाक्य प्रयोग सर, सोहनलाल सदैव अपने भाग्य को कोसता रहता है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए, यानी कि अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो बोर्ड पे थोड़ी ना आप पास हो जाएंगे, थोड़ी ना नंबर आ जाएंगे अच्छे। वही है, इसीलिए अगर आप मेहनत कर दिए अभी तो बाद में भाई साहब आपका काम हो जाएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगा। द्वीप और द्वीप का क्या होता है? द्वीप और द्वीप का क्या होता है सर जी? द्वीप और द्वीप का हाथी और क्या होता है सर? टापू होता है सर। क्या होता है? हाथी और क्या होता है सर? टापू होता है। क्या होता है? हाथी और क्या होता है भाई साहब? टापू होता है। अगला है, कुल और कुल का क्या होता है?
कुल, और जो कुल का होता है वो होता है वंश और किनारा होता है। फिर यहाँ पे एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। उत्तर, उत्तर के दो शब्द अर्थ क्या है? जवाब होता है और क्या होता है? एक दिशा होता है। कुंजर मतलब क्या होता है? हाथी और पीपल, और द्विज भी होता है, द्विज। मित्र मतलब दोस्त, सूर्य और भाई भी होता है, और क्या बोलते हैं? सखा भी बोलते हैं। तो ये लिख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का आपको चयन करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे नीति को जानने वाला, भाई साहब नीति को जानने वाला क्या कहलाता है? नीतिज्ञ कहलाता है। नीति को जानने वाले को क्या कहते हैं? नीतिज्ञ कहते हैं। वंदना करने योग्य क्या कहलाता है? वंदनीय कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे पेपर रहेगा रहता है वैसे मैं लेकर आया हूं। मैं अभी गृह कार्य कर लूंगा, यहाँ पे ग्रह नहीं बल्कि गृह रहेगा, तो मैं अभी गृह कार्य कर लूंगा। तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे, अनेकों के स्थान पे अनेक रहेगा, ये हटा देंगे क्योंकि मात्रा, तो तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे। उसके बाद है यहाँ पे प्रश्न, लक्ष्मीबाई वीर महिला थी? नहीं, वीर महिला नहीं बल्कि वीरांगना थी। क्या प्रयोग होता है? वीरांगना प्रयोग होता है। कौन में दोष नहीं होता? तो किसमें? कौन नहीं भैया, किसमें दोष नहीं होता? किसमें दोष नहीं होता? तो ये बेहद ही आपके इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं, और आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो देन आप इसको अच्छे सॉल्व कर दीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले मैंने सारे प्रश्नों को यहाँ पे डिटेल से सोल्यूशन करवाया। अगर आपको ना समझ आया तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेंशन कीजिए कि हाँ सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं आपको और अच्छे से डिटेल में समझा पाऊँ। और मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।